हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की हम आपके रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सकते देखिए सुबह 11 आपको जीके जीएस की क्लास, उसका देखिए दोपहर को 2 बजे आपको रीजनिंग की क्लास, फिर देखिए आपको दोपहर को 3 बजे कला की क्लास, फिर शाम को 7 बजे इस टाइम पर आपको देखिए हिंदी की क्लास हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। और अगर इस क्लासेस का आप सबको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर जुड़ जाइए। और उसी के नीचे का हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया हो, तो जाके आप पेज को फॉलो कर लीजिए साथियों इंस्टाग्राम पे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे और आंसर देंगे साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पूछा गया है, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया है साथियों। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए राजा राजा लक्ष्मण सिंह ने। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है साथियों। पहले पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। तो 100 नंबर पूछा है, आंसर देंगे साथियों। यह काम मैं आप ही कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है साथियों। यह काम मैं आप ही कर लूंगा, तो इसमें जो आप दिया गया है शब्द ये क्या है। तो देखिए आपका निजवाचक सर्वनाम है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर आपको कराया गया है निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 53 में बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिएगा, आंसर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन हमेशा आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु है, पंडित है, हंस है, आचार्य है। देखिए आपका ऋतु ऋतु जो होता है आपका हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिए दोस्तों 53 पर आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 54 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का बच्चों पे। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है साथियों, बताएंगे। देखिए एक शब्द की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, तो जहाँ पर एक शब्द की आपकी आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर देखिए आपका अनुप्रास अलंकार होता है, आपको बताया गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है, जो त शब्द है इसकी आवृत्ति देखिए आपका यहाँ पे बार बार हुई है, तो आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। उपयुक्त पंक्तियों में रस, मतलब जो नीचे पंक्तियाँ गई इसमें हमको रस बताना है। राग है कि रूप, राग है कि रूप है कि रस है कि जैसे है कि, सॉरी, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, ठीक है। तो इसमें रस हमको बताना है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो इसमें कौन सा रस लगा है साथियों, 95 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए अभी सही सही उत्तर का हो जाएगा। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो इसमें रस कौन सा हो जाएगा साथियों, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका अद्भुत रस हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 56 में बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। निम्न में से सोना का प्रयोज्य शब्द क्या है साथियों। सोना का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा निम्न में से। देखिए सोना का प्रयोज्य आपका देखिए अनिक हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दो, अनिक आपका सोना का प्रयोज्य शब्द होगा साथियों। क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 57 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। टस से मस न होना, इसका अर्थ क्या होता है। टस से मस न होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। 57 पे सही उत्तर। टस से मस न होना, इसका अर्थ देखिए आपका हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीजना, ठीक है। अनुनय विनय से न पसीजना मतलब कोई भी कितना भी अनुनय विनय कर ले उससे थोड़ा भी पसीजना नहीं, मतलब उनकी बात न मानना, वही होता है टस से मस न होना, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखें, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, सही उत्तर क्या होगा।
किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 58 पे? तो देखिए जयशंकर प्रसाद ने, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 58 हो गया, 59 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे साथियों। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी साथियों? 59 पे आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो देखिए 1956 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे टी थे दोस्तों, आपसे भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना है 1956 में की गई थी साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे टी थे दोस्तों, सही उत्तर। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 नंबर, ध्यान से देखेंगे और आंसर देगा साथियों। 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? टांग अड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? टांग अड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो टांग अड़ाना इसका हो जाएगा देखिए अवरोध उत्पन्न करना, किसी काम में अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि टांग अड़ाना होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक सभी का क्लियर है साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 61 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, आंसर का कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताएंगे कहाँ से? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है साथियों? तो देखिए हिंदी भाषा का जन्म आपका देखिए पाली प्रकृति से हुआ है। ठीक है, पाली प्राकृत से हुआ है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। ठीक है, पाली प्राकृत से आपकी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 62 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है साथियों? ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दक्षिणी हिंदी को। ठीक है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो दक्षिणी हिंदी को देखिए ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है साथियों। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 62 पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देखो। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है साथियों? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? 63 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अपभ्रंश भाषा को। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो अपभ्रंश भाषा को साथियों। ठीक है, क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें। 64 पूछा गया है, बताने की कोशिश करें। 64 पे से उत्तर, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है साथियों? 64 पे आंसर देखें, किस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी का सॉरी किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख है साथियों? ठीक है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख है साथियों? 64 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रामचरितमानस में हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। ठीक है, रामचरितमानस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साथियों, अगला देखेंगे। 65 नंबर बताएंगे सही उत्तर का साथियों। 65 पे सौर्य सैनी, 85 महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद है साथियों? बताएंगे सही उत्तर। सौर्य सैनी, 85 महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद है साथियों? तो देखिए सभी आपके प्राकृतिक है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। सौर्य सैनी, 85 महाराष्ट्री, अर्ध मागधी और मागधी, ये आपके प्राकृत भाषा के 5 भेद है साथियों, याद रखिए। प्राकृत भाषा के 5 भेद है, कौन कौन है? सौर्य सैनी, 85 महाराष्ट्री, अर्ध मागधी और मागधी, याद रखिए। 65 पे आपसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर प्राकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 66 में सही उत्तर क्या होगा साथियों? खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या होता है? खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या होता है साथियों? आपको कराया था मैंने। तो देखिए उर्दू भाषा होता है। ठीक है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या होता है? तो उर्दू भाषा होता है साथियों। ठीक है साथियों, 66 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे 67 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सूत्र का। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उड़ंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था साथियों? हिंदी भाषा का पहला पत्र समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था साथियों? तो देखिए उदंत मार्तंड की बात करें तो देखिए आपका 1826 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड और आपका 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था पहली बार, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 68 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सूत्र का। गाथा यानी कि गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है साथियों? गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है साथियों? 68 में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्राकृत का बोध होता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। गाथा कहने से
जो प्राकृत लोक प्रसिद्ध भाषा है काव्य भाषा का बोध होता है साथियों इससे, तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे साथियों। 69 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 69 पे सही उत्तर। निम्न में से कौन सा शब्द परिवेश का समानार्थी शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द आपका परिवेश का समानार्थी शब्द हो जाएगा साथियों? 69 पे बताएंगे आप सभी लोग। तो परिवेश का समानार्थी शब्द पूछा है आपसे, परिवेश का आपका समानार्थी शब्द क्या आपका वातावरण हो जाएगा, ठीक है। परिवेश का वातावरण आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे साथियों। 70 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें अवहट्ठ भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है साथियों? विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें अवहट्ठ भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कृति लता है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर कृति लता है। विद्यापति की वह प्रमुख रचना आपकी कृति लता है जिसमें अवहट्ठ भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है साथियों, याद रखिएगा, क्लियर है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, आंसर देंगे। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है साथियों? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी? 71 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा की बात करेंगे तो देखिए आपकी हो जाएगी तमिल है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा, क्लियर साथियों। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा आपकी तमिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है साथियों? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? 72 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 73 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है साथियों? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है साथियों? 73 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 73 पे, क्लियर है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 74 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। अन्नामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है साथियों? 74 पे बताइए सबको। अन्नामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है साथियों? 74 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके रचयिता देखिए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जो ऑप्शन पे डी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अन्नामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है, क्लियर साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 75 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है साथियों? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है साथियों? तो इसके रचयिता देखिए आपको मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता की बात हुई तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 76 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76 पे उत्तर देंगे साथियों। तो देखिए पतंजलि ने। जो ऑप्शन पे बी दे दो, आपसे राइट आंसर। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने किया है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दो, आपसे राइट आंसर क्लियर है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, ठीक है, अपभ्रंश शब्द की बात हो रही है, इसका प्रयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम पतंजलि ने किया है, क्लियर है साथियों। अगले क्वेश्चन 77 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे, सही उत्तर का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो हिंदी है नई चाल में कब ढली थी साथियों? देखिए 1873 में, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो हिंदी है नई चाल में आपकी ढली थी 1873 ईस्वी में, क्लियर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है साथियों? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर आपकी कविता हो जाएगी यथार्थवादी है, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी था दोस्तों, सही होता है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है साथियों, ठीक है। 78 पे आपसे का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे आपका क्या पूछेगा, 19वें बताने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर का जवाब बताते हो। शोभित कर नवनीत लिए, गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? शोभित कर नवनीत लिए, गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? तो इसमें देखिए आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 80 पे बताएंगे सही उत्तर तो क्या दिया गया है, आंसर देंगे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एक मात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, और उस कृति का नाम आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। देखिए बिहारी जी हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, आपसे राइट आंसर है। रीतिकाल के यह कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति कौन सी है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी सी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। क्लियर है साथियों 80 पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 81 पे बताएंगे सही उत्तर आ जाएगा। काशी नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? काशी नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? 81 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी 1893 ईस्वी में हुई थी। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपका काशी नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना आपकी 1893 ईस्वी में हुई है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 82 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन कैसे। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई है साथियों? दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई है साथियों? 82 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दक्षिण भारत हिंदी समिति की आपकी स्थापना हुई है 1918 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना आपकी 1918 ईस्वी में हुई है साथियों। क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर साथियों। 82 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, आंसर देखिए। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था साथियों? अपभ्रंश शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अपभ्रंश का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ था साथियों, ये बताएंगे। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग हुआ था, तो ये तो आपको मैंने बता दिया, पतंजलि में हुआ था। लेकिन अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था साथियों? शब्द का तो बता दिया आपको, पतंजलि, लेकिन अपभ्रंश जो है ये इसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ है? तो इसका उपयोग देखिए आपका महाभाष्य में हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों, आपसे गाइड है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आपका महाभाष्य में हुआ। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अपभ्रंश जो शब्द है सिर्फ उसकी बात हो गई, तो आपका देखिए पतंजलि में हुआ है। जो अपभ्रंश है इसका सर्वप्रथम उपयोग क्या हुआ? तो महाभाष्य में हुआ है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग है साथियों। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 बताएंगे सही उत्तर का साथियों। भाषा का निर्माण किससे होता है साथियों? भाषा का निर्माण किससे होता है? तो भाषा का निर्माण देखिए व्यक्त ध्वनियों से होता है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपसे गाइड। भाषा का निर्माण किससे होता है? तो व्यक्त ध्वनियों से होता है। 84 पे आप सभी का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 85 पे उत्तर हो जाएगा। शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति किस साहित्यकार की है साथियों? शुद्ध कविता की खोज नामक जो आलोचनात्मक कृति है किस साहित्यकार की है साथियों? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर की है। जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, आपसे राइट आंसर। शुद्ध कविता की खोज जो कविता है, शुद्ध कविता की खोज जो एक आलोचनात्मक कृति है आपकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, 86 बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? विषम संयोजन पूछा है हमसे। ठीक है, रस्सी क्या होता है? रस्सी तलवा होता है। विषम संयोजक देखिए लीची तुर्की। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे आपका विषम शब्द विषम हो जाएगा। रस्सी आपका तलवा होता है, सही है। पुरोहित आपका तत्सम होता है। सरकारी आपका फारसी है। लेकिन लीची जो है आपका तुर्की नहीं है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा 86 पे साथियों। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है साथियों।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लीची जो है आपकी तुर्की भाषा का नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ड के बाद आता है साथियों? हिंदी शब्दकोश में जो ज्ञ है किस वर्ड के बाद आता है साथियों? 87 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ज्ञ की बात करेंगे तो देखिए आपका आता है कछा त्र ज्ञ, ठीक है। कछा आता है, उसके बाद आपका त्र आता है, त्र के बाद आपका ज्ञ आता है पहले, उसके बाद लास्ट में, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे क्या राइट है, कछा के बाद आपका त्र आता है, त्र के बाद आपका ज्ञ आता है, और तीनों के तीनों आपके संयुक्त स्वर है साथी, संयुक्त व्यंजन है सर, संयुक्त व्यंजन, स्वर नहीं है, व्यंजन है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 पे बताएंगे सही उत्तर का। स वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा था? स का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको कराया गया है, तो बताइए स का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? तो स का उच्चारण स्थान देखिएगा दंतव्य होता है, दंतव्य होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे सही का सही, स का उच्चारण स्थान आपका दंतव्य होता है। क्लियर है साथियों? 88 पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 89 पे आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा आपका पत्नी का पर्यायवाची नहीं है साथियों? 89 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्नी का पर्यायवाची देखिए अर्कजा जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता साथियों। भार्या, कलत्र और दारा ये सभी आपके देखिए पत्नी के पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्कजा आपका पत्नी का पर्यायवाची नहीं है साथियों, ठीक है। याद रखिएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों सही उत्तर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन देखें, 90 पे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखें, आंसर देंगे। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता है? कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जयशंकर प्रसाद लिखते थे, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे राइट आंसर। कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले आपके कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 91 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है? गीला जो कहानी है इसके लेखक का नाम क्या है साथियों? 91 पे उत्तर देंगे। तो गीला कहानी के लेखक का नाम आपका हो जाएगा प्रेमचंद है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है साथियों? गीला कहानी के लेखक का नाम आपका प्रेमचंद है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों 91 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 92 नंबर में आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर कर जाएगा। गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन सा थे? गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है साथियों? 92 पे उत्तर देंगे। गंगावतरण काव्य के रचयिता आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक है। गंगावतरण काव्य के रचयिता आपके हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 93 नंबर आंसर देंगे क्वेश्चन का 93। छायावादी कवियों में जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है साथियों? छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसको रखा गया है रहस्यमयवाद के, ठीक है। जब छायावादी कवियों ने आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को देखिए रहस्यमयवाद के अंतर्गत रखा गया है साथियों, तो जो ऑप्शन पे सीधे 293 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन है 94 पे बताएंगे सही उत्तर क्या, ध्यान से देखेंगे आंसर देखिए। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी साथियों? जो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है साथियों? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा की बात करेंगे, देखिए अपनी कोंकणी है, कोंकणी भाषा है वहाँ की, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे ये दिया दोस्तों आपसे क्या, कोंकणी जो होती है एक प्रकार की देखिए मराठी भाषा होती है, मराठी का ही एक प्रकार का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कैसी होती है, कौन सी है? तो देखिए कोंकणी है, और कोंकणी क्या है? तो कोंकणी आपकी एक तरह की जो गुजराती सॉरी मराठी भाषा होती है उसी का एक प्रकार होता है साथियों, कोंकणी। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है साथियों? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद है, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे का आंसर 95 पे। क्लियर है साथियों? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद है। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 96 पे सही उत्तर का हो जाएगा, जो आपका दिया गया है डबल बिंदु वाला, अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथ का विलोम अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों?
अथाह का विलोम शब्द क्या दिया गया है? अथाह तो ऐसा नहीं लगेगा, अथाह आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा, बिंदु पहले नहीं आएगा, लास्ट में आएगा ना। अथाह का विलोम शब्द पूछा है आपसे। देखिए अथाह का विलोम आपका ईत हो जाएगा, इति हो जाएगा, ठीक है। अथाह का विलोम आपका इति हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों 96 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 97 पे बताएंगे सोचो, ध्यान से देखें यहाँ से। ज्ञानदीप निम्न में से किसकी रचना है साथियों? ज्ञानदीप निम्न में से किसकी रचना है? 97 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ज्ञानदीप देखिए आपकी शेख नबी की है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानदीप निम्न में से किसकी रचना है? तो शेख नबी की रचना है साथियों। 97 पे आपसे का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 98 पे बताएंगे सही उत्तर करो, ध्यान से देखेंगे, आंसर देखिए। जो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए एक शब्द सही सही शब्द का चयन करना है साथियों। जो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए सही शब्द का चयन करना है। तो जो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए एक शब्द आपका देखिए आपका प्रियदर्शी हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक। जो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए सही शब्द का चयन करना है, तो प्रियदर्शी होता है। जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 99 पे आंसर देगा साथियों से। तो निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित, तो उपसर्ग रहित है देखिए आपका क्रोध है साथियों। जो ऑप्शन आप ये दे दो आपसे राइट आंसर हो, ठीक है। जो इसमें आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा साथियों। संगम में आपका सम उपसर्ग लगा है, प्रत्यापण में आपका देखिए प्रति उपसर्ग लगा है, विमोचन में आपका वी उपसर्ग लगा साथियों, ठीक है। लेकिन क्रोध शब्द में आपका कोई उपसर्ग नहीं लगा साथियों। जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर का। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था साथियों? डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले आपके देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का 100 पे सही उत्तर। क्लियर साथियों? ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लासें यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा साथियों। और आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करकर और क्लास को लाइक करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए क्लास को जितना हो सके उतना। और हम आप सबसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।